इधर किसानों का गुस्सा फिर से उफान पर है। खास तौर से प्याज को लेकर के जो बर्बादी किसानी की हुई है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में प्याज पर, मतलब क्विंटल प्याज, किंडुले प्याज जो है वो किसानों को फेंकनी पड़ी। और कई जगह तो उन्होंने ये दिखाया कि बहुत बड़ी मात्रा में जो प्याज खरीदी हुई है उसमें 2 रुपए उनको मिले हैं, या 2.5 रुपए मिले हैं, या कुछ रुपए मिले हैं। और कई जगह इस तरीके के चेक दिखाए गए कि उनका खर्चा जो था वो बराबर जो चेक मिली है उसमें उनको अपनी जेब से लगाना पड़ा। आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि प्याज का मामला हर साल होता है। एक वक्त पे प्याज महंगी होती है, एक वक्त पे प्याज बिल्कुल गिर जाती है। तो क्या जो नियामक एजेंसीज हैं पूरी किसानी को लेकर के, वो इतने सब पिछले 2 साल पहले जो बवाल हुए थे, किसानों की समस्या को लेकर के संघर्ष हुआ था, उसके बाद भी कुछ काम नहीं कर पा रही है? इस पूरे मामले पर बहुत ही तीक्ष्ण निगाह रखने वाले, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, जो अभी प्याज के किसानों के साथ वो नासिक, जब से उनका एक आंदोलन चला, वहां गए। और जब वो किसान, अभी आजकल देख ही रहे होंगे, आज आपने ताजी फोटो देखी होगी जिसमें वो मुंबई तक जा रहे हैं प्रदर्शन करने। आगे क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं इस पर देवेंद्र जी बताएंगे। और हम बात करेंगे पुरानी जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। ये ताजा प्याज का मामला क्या है? देखिए, मुझे अभी जो अवसर मिला नासिक जिले में ट्रैवल करने का और बहुत सी जगह पर किसानों को मिलने का और एक जगह पे किसानों को संबोधित करने का भी, तो उसमें एक चीज नजर आई कि इस बार क्लाइमेट जो है वो ऐसा मिला है किसानों को कि उसका आपके सामने ही है कि उसके जो दुष्परिणाम कह लीजिए या आप उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम अगर चर्चा करें तो समझ में आता है। पहली बात तो यह है कि अक्सर ये माना जा रहा है कि टेम्परेचर वार्म अप हो रहा है, और जब टेम्परेचर वार्म अप होता है तो एक चीज जो किसानों के लिए जो अच्छी मैंने देखी वहां नासिक में, नासिक जिले में किसान एक बात से तो खुश थे कि इस बार दवाइयों का उपयोग कम हो पाया, क्योंकि कीड़ों का प्रकोप नहीं था इस बार, क्योंकि मौसम ठीक हो तो और ड्राई हो तो एक फायदा होता है इस बात का, और जिसके करके पैदावार में इजाफा हुआ है। दूसरा ये था कि जब हम नॉर्थ में बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गेहूं की पैदावार पे असर पड़ेगा, ये सब बातें हम यहाँ करते हैं। लेकिन मैंने वहां देखा, जब मैं नासिक जिले में गया तो वहां पर गर्मी से उसके जो प्याज की जो क्राइसिस है उसमें कोई वो उसका वो रोल नहीं था। बल्कि रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि शाम का जो टेम्परेचर है वो वहां पर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब शाम ठंडी हो जाती है तो जो मॉइस्चर है बल्ब्स के लिए, प्याज के बल्ब्स के लिए, वो बढ़ जाता है। और जब वो मॉइस्चर बढ़ जाता है तो जो रबी की अर्ली क्रॉप है, जो पहली फसल आती है रबी की, रबी के मौसम की, वो आजकल आ रही है। तो उसमें जब ये मॉइस्चर बढ़ जाता है तो उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्याज की जब रख रखाव की बात आती है तो खरीफ का प्याज तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन जो रबी की फसल होती है वो प्याज किसान 5-6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब मॉइस्चर बढ़ गया है, अभी जो अगेती क्रॉप है इसकी प्याज की, तो उसके बढ़ने से अब उसकी कीपिंग क्वालिटी जो है कम हो गई है, वो 7-8 दिन से ज्यादा नहीं आप रख सकते। तो इसीलिए ट्रेडर भी संकोच करता है उसको खरीदने के लिए, और फार्मर्स की क्योंकि पैदावार बढ़ गई है उनको तो उसको निकालना ही है, वो भी जानते हैं कि इसको स्टोरेज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो कारण ये समझ में आया कि क्राइसिस जो इतना बड़ा है वहां पर महाराष्ट्र में, और ये ना भूलें कि 40% प्याज देश का महाराष्ट्र में होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वहां जो किसानों को दाम मिल रहा है वो 300, 350, 400 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 3 और 4 रुपए किलो के हिसाब से वहां दाम मिल रहा है, जबकि उसकी लागत ही 10-12 रुपए प्रति किलो
उगाने में आती है, तो किसानों का जो दर्द है और उनका जो गुस्सा है वो तो हमारे समक्ष है ही है। और यही एक कारण है या प्रोवोकेशन कह लीजिए कि किसानों ने 2 दिन से जो एक लॉन्ग मार्च दोबारा कर रहे हैं, स्पेशली लेफ्ट पार्टीज के साथ जो किसान संगठन जुड़े हैं, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और बॉम्बे तक वो मार्च अभी चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है आपको जी कि किसानों को तो 5 साल बाद एक लॉन्ग मार्च करने का दोबारा करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले 2018 के मार्च महीने में एक लॉन्ग मार्च हुआ था जो देश की मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है। और अब जो दूसरा लॉन्ग मार्च हो रहा है 5 साल के बाद। लेकिन देखिए, इत्तेफाक की बात देखिए, एम्प्लॉयज के लिए महाराष्ट्र में सरकार ने एक ये कमिटमेंट की है कि हर 5 साल के बाद उनका जो एक पे कमीशन है वो 5 साल में गठित किया जाएगा महाराष्ट्र में। मुझे ये समझ नहीं आता कि एम्प्लॉयज के लिए तो आप हर 5 साल में उनकी जो इनकम है वो बढ़ोतरी करने के लिए तैयार बैठे हैं गवर्नमेंट जो है, और उसी प्रदेश में किसानों को 5 साल के बाद एक और प्रदर्शन करना पड़े, वो भी इतना लंबा मार्च करके उनको अपना गुस्सा या अपनी दिक्कतें जाहिर करने का मौका मिले। आई थिंक इट क्लियरली शोज कि हमारे देश की या हमारे स्टेट की भी कह लीजिए और देश की भी कह लीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर कहीं बहुत नीचे है। और यही एक कारण है कि जो आपने पहले सवाल पूछा कि क्या कारण है कि ये दोबारा आप देख रहे हैं और या इतने दिनों से ये संकट को एड्रेस नहीं किया गया, बड़ा साफ है। हम सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए या कॉरपोरेट के लिए हम करने को काम तैयार हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो शायद हमारे पास समय नहीं होता, ना ही पैसा होता है। जी, आपका ये बड़ा गहन विषय रहा है। आप इसको बहुत शिद्दत से उठाते रहे हैं और मुझे याद पड़ता है कि आप इसे ये कहते रहे हैं कि ये समाज किसानों को देने के नाम पर उसकी जान निकलती है, सरकार की जान निकलती है। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद किसानी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बाद कोरोना काल में हमने देखा कि वही एक सेक्टर ऐसा था जहां पर सिर्फ बढ़ोतरी हो रही थी। सरकारें या व्यवस्थाएं क्यों नहीं ध्यान दे पाती हैं? क्या बड़ी गलती है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये रेज किया है। स्पेशली आपने जब पेंडेमिक की बात की है, हम ना भूलें कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की थी बाई 24% से इकोनॉमी नीचे आई थी, तो उस समय एग्रीकल्चर वाज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। और अभी भी हाल में जो पिछले क्वार्टर का जो डाटा आया था उसमें भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। लेकिन ये क्या कारण है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको ये समझ नहीं आता कि एग्रीकल्चर जो है वो सारे देश की इकोनॉमी को रीबूट करने के लिए वो ही एक सेक्टर है। उसका जो आपने सवाल का इसका रेज किया और आपने जो कारण पूछा, मेरा मानना यह है कि इकोनॉमिक सोच है कि हमें एग्रीकल्चर को खत्म करना है। एग्रीकल्चर हैज टू बी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। और ये अनरिटन पॉलिसी होगी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि खेती से जब तक या गांव से लोगों को जब तक निकाल कर हम शहर में नहीं लेके आए, तब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता साफ नहीं मानते हैं। और यही एक कारण है कि भारत में अब देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कट एंड पेस्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, वो हमारे देश के लिए कट एंड पेस्ट करके उसको रिफॉर्म्स कहते हैं। और यही एक कारण, जो मुख्यतः कारण जो है कि भाई एग्रीकल्चर की जो निगलेक्ट हुई है या एक एपथी उसकी तरफ है, वो आपके सामने दर्शाता है। बहुत से सालों से मैं ये सुन रहा था कि एग्रीकल्चर इज ए बर्डन ऑन द इकोनॉमी। जब तक कॉर्पोरेट के उसका परफॉर्मेंस में से या कॉर्पोरेट के आउटपुट में से जब टैक्स नहीं लिया जाएगा तब तक हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने में कतराते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो वी बिलीव कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर को बिल्ड अप किया जाएगा तो उसमें से जो ट्रिकल डाउन करेगा या जो 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 हम टैक्स ले सकेंगे उससे हम एग्रीकल्चर को जितना भी हेल्प कर सके, और यही आज तक अप्रोच रही है। लेकिन अभी हाल में एक बड़ा अच्छा आंकड़ा आया सर, एंड आई थिंक लेट्स टॉक इकोनॉमिक्स हियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर इकोनॉमिक टर्म्स। आज तक जो हमें इकोनॉमिस्ट ने बताया कि साहब एग्रीकल्चर इज अ बर्डन ऑन दी सोसाइटी। देखिए, अभी एक जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की सर्वे आता है, उसका जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जो या उसमें ऐसा डाटा अवेलेबल है जो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि उसका क्या इंडिकेशन है, क्या मतलब।
वो इसलिए है आपको जी कि देखिए उसमें एक हमारे पास दो टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स में। एक होती है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, यानी कि जितनी टोटल पैदावार होती है एग्रीकल्चर में उसको हम नाप लेते हैं या उसको आंक लेते हैं, एंड देन भी से कि भाई तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का आउटपुट है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये दो तीन सेक्टर को मिला लें तो 50 लाख करोड़ रुपए का आउटपुट है। और एक होता है जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से मतलब ये है कि उसमें अगर आप उसमें से आउटपुट में से जो आपके इनपुट्स लगते हैं या आपके और रॉ मटेरियल लगते हैं वो सबको निकाल दीजिए तो आपको जो बाकी जो सेक्टर की जो ग्रोथ है या उसका जो आउटपुट है वो आपको नजर आता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, जीवीए कहते हैं उसको। तो एक जीवीओ है जो मैंने पहले का आउटपुट है, और एक जीवीए है जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। अब इन दोनों का बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने इस सर्वे के डाटा से आता है। वो ये कहता है कि जो जीवीओ मैंने आपसे पहले कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का है जीवीओ, और उसमें से जब हम मैंने कहा इनपुट्स का वो सब खर्चा निकाल लेते हैं तो उसमें जीवीए बन जाता है, और जीवीए जो है तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन जब इसकी रेशियो आप देखते हैं, क्योंकि रेशियो इंडिकेट करता है कि एफिशिएंसी कितनी है और प्रोडक्टिविटी कितनी है उसकी। अब देखिए इंटरेस्टिंगली एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो इसकी रेशियो है जीवीए टू जीवीओ, हाँ जी, वो जो है 80% से अधिक है। 80% से अधिक जो है वो रेशियो है। और ये आपको हैरानगी होगी जान के कि भारत के जितने भी और सेक्टर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, हैवी इंडस्ट्री है, व्हाटएवर, सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर है 80%। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर और मोस्ट एफिशिएंट सेक्टर इज एग्रीकल्चर। लेकिन क्या कारण है कि हमें एक गलत इंप्रेशन दिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम 19% है और इतना बड़ा लार्ज पॉपुलेशन को वो उसमें एंगेज करता है, तो इसका मतलब है कि वो बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। नहीं, वो इसलिए कम है इनकम क्योंकि आपको जो इनकम देनी चाहिए एग्रीकल्चर को आपने नहीं दी है। आपने डिनाई की है किसानों को जो उनका राइटफुल प्राइस है। रिजल्ट ये वो इनकम नहीं बढ़ पाई है, एफिशिएंसी होने के बावजूद भी वो इनकम नहीं बढ़ पाई है। मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी अब आने की जरूरत है देश में और मीडिया में भी, क्योंकि ये गलत एक इंप्रेशन आज तक थोपा जा रहा था हमारे में कि एग्रीकल्चर जो है वो देश के ऊपर बर्डन है। नहीं, एग्रीकल्चर जैसे मैंने कहा कि इट कैन रीबूट द नेशनल इकोनॉमी, और ये हमें समझना पड़ेगा। अब तो इकोनॉमिक्स भी ये बात मान रही है कि साहब जो एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस जो है देश में बेस्ट है। अगर ये सब हो रहा है तो क्या कारण है कि हमारे नीति निर्धारक उसी सोच से, जो कि मेरा मानना है कि जो इट इज नो लॉन्गर द रियलिटी, या इट इज आउटडेटेड काइंड ऑफ इकोनॉमिक सोच, जो पिछली शताब्दी की सोच है, उसी को लेके आगे चल रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर से लोगों को निकालकर शहर में लाना है तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मेरा मानना है कि फंडामेंटल जो कारण है ये सारी सोच का, जो एग्रीकल्चर को नुकसानदायक सिचुएशन में लेके आई है, वो यही सोच है जो फंडामेंटली फ्लॉड है। एक बात तो ये होगी। जी। दूसरी बात है कि भाई ये क्या कारण है। ये तो मैंने हर बार कहा ही है कि जब भी एग्रीकल्चर में कहीं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सरकार के पास पैसा नहीं होता। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2011-12 और 2017-18 इसका आरबीआई का डेटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वो कहता है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इस पीरियड में 0.4% हुई है। 0.4% इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉर रफली 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें से मुझे बताइए, अगर आप पैसा ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कौन सा चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर में होगा। और सारा सारा जो इन्वेस्टमेंट है या अधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो हम जानते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है। तो ऑब्वियसली वहां का परफॉर्मेंस जो आपको दिखता है जितना भी, और जो उसमें क्राइसिस है वो अलग इश्यू है। पर एग्रीकल्चर में जब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ सड़कों पे, रियल एस्टेट पे और या हैवी इंडस्ट्री पे आती है और एग्रीकल्चर में बिल्कुल नहीं आती है, तो ऑब्वियसली वो जो संकट है वो और भी गंभीर होता जाएगा। अभी देखिए पिछले 5 साल ये लॉन्ग मार्च हुआ है महाराष्ट्र में, और उस 5 साल के अंदर आपको ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि इस 5 साल के अंदर अगर सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती इंफ्रास्ट्रक्चर में, रूरल एरियाज में, तो आज जो ये क्राइसिस है एग्रीकल्चर का, ये आपको बहुत हद तक ये एड्रेस किया जाना चाहिए था या हो जाना था। वो नहीं हुआ क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर है ही नहीं।
आपकी प्रायोरिटी में इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो वो सड़कों पे है, 8 लेन, 6 लेन, 10 लेन, ये सड़कों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। हम जानते भी नहीं है कि उसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वहां भी इन्वेस्टमेंट करनी हमें जरूरी है तो क्या कारण है कि हम मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो ये जी। विरोधाभास तो हमारे सामने ही है। सो आई थिंक लेट अस बी क्लियर कि ये हमारे जानबूझकर एक बायस जो अप्रोच है उसका ये रिजल्ट है। जैसे आपने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में या पूरे विश्व में जो हालत है किसानी को लेकर के, और खासतौर पर अमेरिका का अगर डाटा देखा जाए तो उसमें अब किसानी 2% रह गई है। और अभी कोरोना के बाद गेहूं का जो संकट हुआ था, जिसको हम सब लोगों ने देखा है कि सब जगह तबाही मची है, भारत उससे बचा रहा। हम सबको किसानों का बहुत धन्यवादी होना चाहिए कि उनकी वजह से हमारे पास इतना खाद्यान्न था कि हमने बाहर भी भेजा, और गरीबों को भी, खासतौर से प्रधानमंत्री की जो योजना रही है लाभार्थी वाली, उसमें भी बांटा और सब कुछ सबको मिलता रहा। तब भी ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये किसानी पर पक्ष देना चाहिए। जबकि हैवी इंडस्ट्रीज या जो आप कह रहे हैं कि साहब किसानी से हटा करके औद्योगिकरण पे लाया जाए लोगों को, वहां जितना सरकार करती है और वहां जितना दिवालियापन हो जाता है, दिवाली कंपनियां सब डिफॉल्टर हो जाती हैं। अगर आप माइनस प्लस करें तो आपको अंदाजा हो जाए कि कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना उसका निकल के सामने आता है। किसानी को लाभकारी पक्ष क्यों नहीं बना पा रही है व्यवस्थाएं? मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 साल से हम देख रहे हैं बहुत बर्बादी की स्थिति रही है। अब तो ये कहा भी गया कि साहब 5 साल में दोगुनी हो जाएगी, कितनी होती है? और किसानों को काफी पैसा, एक तरीके काफी इन द सेंस कुछ पैसा मिला है, रेगुलर बेसिस पे मिला है प्रधानमंत्री के कोष से। लेकिन अभी भी किसानी लाभकारी स्थायी रूप से क्यों नहीं हो पा रही है? क्या उसका हल एमएसपी सब जगह, जैसे प्याज को लेकर के, प्याज अभी एमएसपी में नहीं आई है, सबको एमएसपी करना होगा क्या? और क्या रास्ते हैं? और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जिसको आप भी कहते रहे हैं और उसको किसानों के लिए भी होता रहा है, कि किसानों को जहां जो पैदा करना चाहिए, चाहे वो पंजाब में या हरियाणा में चावल ना पैदा करने की बात हो, और जहाँ पानी वाले इलाके में हो, उस पर भी कुछ काम बड़े होने चाहिए और ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, आपके सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका दाद देता हूं कि आपने शुरू में जो कहा, आपने कहा कि भाई इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का रहा है पिछले 2-3 सालों में कि हमने ना यूक्रेन की जो युद्ध से जो दुनिया भर में संकट आया, प्लस जो हमारे देश में भूखों को जो अनाज एडिशनल सप्लाई करना था, उस संकट को भी हमारे देश के किसानों ने उसको भली भांति उसको एड्रेस किया है। ये तो सच्ची बात है और आपने इसको एक्नॉलेज किया, तो आपकी दाद देनी पड़ेगी मुझे। और दूसरी बात यह है सर कि जो आपने बाकी कहा कि भाई इन सब चीजों के बावजूद होने के क्यों हमारी सोच में ये नहीं आ रहा कि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत प्रोडक्टिव सेक्टर है। और उसमें दूसरी बात यह है कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ देश की लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एग्रीकल्चर से आती है। और अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल होता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आज इतनी दिक्कत हम फेस कर रहे हैं शहरों में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर एब्सॉर्ब कर देगा। ये हमें जानने की जरूरत है। और ये इसलिए भी जानने की जरूरत है कि अभी जो मैंने आपसे एक डाटा पेश किया था प्रोडक्टिव जो लेबर फोर्स का, वो एक चीज और कहता है कि भाई 2020 में जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो उसमें वर्कर्स की जो पूरा नंबर्स था, वो 42.5% ऑफ द पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व था। और जब ये लोग वापस गए हैं लॉकडाउन के बाद, आप जानते हैं कितने करोड़ लोग वापस गए थे। कई लोग मानते हैं कि तकरीबन 10 करोड़ लोग वापस गए थे, 100 मिलियन पीपल वॉक बैक। लेकिन उसमें से अधिकतर नहीं आए, इसलिए जो एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स है वो 42.5% से बढ़कर 45.5% बढ़ गई, यानी 3% का इजाफा उसमें हो चुका है। क्योंकि वो लोग जो वापस गए, चाहे एग्रीकल्चर इतना इतना आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में है, इस क्राइसिस सिचुएशन से निकल रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कम से कम एग्रीकल्चर से पेट तो भरता है, वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आज तक हमें समझ बाग दिखाए गए थे कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, गांव से निकालकर शहर में लाना है, वो तो देखिए लोगों ने ही एक मैसेज दे दिया कि वो जो सोच थी
वो फंडामेंटली फ्लॉड थी। और यही था कि भाई जो वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा था कि आपको 40 करोड़ लोगों को मूव आउट करना है, वो जो थे उनको मैं एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज कहता था। वो एग्रीकल्चर रिफ्यूजी जब वापस गए तो उनको ये नजर आया कि शहर में भी हम रिफ्यूजी थे और गांव में तो हमारा एक कम से कम एक जगह थी, स्थान थी, और वहां पर अगर हम वापिस आते हैं तो अगर हम उसी सेक्टर को बिल्डअप करते हैं तो आप देखिए कि ये 45% ही पॉपुलेशन नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम 15-20% पॉपुलेशन और भी शिफ्ट हो जाएगी अगर हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल करते हैं। अभी तो हमने जानबूझकर, जैसे मैंने हर बार कहा है कि वी आर डेलिबरेटली कीपिंग एग्रीकल्चर इम्पोवरिश्ड, जानबूझकर हम उसको उस स्टेज पे रखे हुए हैं ताकि लोग मजबूर होके वो खेती से बाहर निकले और माइग्रेट करे शहर में। नीति आयोग का देखिए एक डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अभी जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो 1.84% है, और अगर ये रेट ऑफ माइग्रेशन 2.4% हो जाता है तो किसानों की इनकम जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये भी फंडामेंटली फ्लॉड है। मैंने हर बार चैलेंज किया इस डाटा को, क्योंकि अमेरिका में तो 1970 के दशक में 15% लोग खेती में जुड़े होते थे, और अभी जैसा आपने कहा है कि अमेरिका में जो अब 2% जो है। लोग खेती में रह गए हैं, 2% आपने कहा है, एग्जैक्टली 1.5% है। अगर 15% से वो 1.5% में आ गए तो अमेरिका के किसानों की इनकम तो बहुत बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई है कि आज अमेरिका का किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है। 2020 में उसके ऊपर 425 बिलियन डॉलर का कर्जा खड़ा था, और उनकी इनकम जो थी अब फिर वो कम हो गई है। पहले 2020 और 2022 के बीच में बहुत प्रयत्न हुए थे कि चाइना के साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, तो थोड़ी सी इनकम में इजाफा हुआ था, लेकिन अब वापस वो देख रहे हैं कि उसी क्राइसिस में आ रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन वहां पर होती है हमारी, क्योंकि इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि खेती से निकालकर जब तक आप लोगों को शहर में नहीं लेके आएंगे तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, हमारे इकोनॉमिस्ट उस सोच के बाहर निकल ही नहीं पाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि कभी खेत में जाते ही नहीं है, कभी गांव में रहते नहीं है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में आकर। मैं तो अपने इकोनॉमिस्ट को कहना चाहता हूं कि आप भी कभी कुछ दिन तो बिताइए आके गांव में आकर, ताकि पता तो चले गांव कैसा लगता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है कि बैठे बैठे अपने कमरे में आप एनालिसिस करके हमें डाटा पेश कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आपको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली गवर्नमेंट्स को भी आपको ये बताना चाहिए था कि हम वो गलती ना करें जो अमीर देशों ने की है। हमें एग्रीकल्चर को रीबिल्ड करना चाहिए, और रीबिल्ड करना चाहिए ताकि एक एक जो एग्रीकल्चर है वो इट बिकम्स ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, आपको याद होगा जब रिफॉर्म्स आए थे तो इंडस्ट्री वाज टेकन एज ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे लगता है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स उस समय एक चीज समझने में नाकाम रहे कि हमें ब्लाइंडली जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया बाहर से, अगर हम उसके अतिरिक्त ये करते कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को अगर हम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाते, तो आपको जी आप मानेंगे कि आज देश का नक्शा कुछ और होता। और ये जो गार्ड हमारे घर के बाहर खड़े हैं या जी। आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, ये अधिकतर जो है ये किसान है, जो अच्छा खासा रकबा उनका होता है तब भी वो छोड़ के बाहर आए। क्यों? क्योंकि किसानी में इनकम नहीं है। और इनकम कहाँ गई है वो हमने डेलिबरेटली, जैसे मैं पहले कहा था कि जानबूझकर उनको कम रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, मजबूरी में आकर गार्ड बनेगा। लेकिन अगर आप खेती में ज्यादा इनकम देना शुरू करें, जो उसका हक बनता है वो देना शुरू करें, एमएसपी के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, मेरा ये मानना है कि वो सारे के सारे गार्ड या मेजोरिटी ऑफ द गार्ड्स जो हैं वो वापिस जाएंगे, और उन्हीं के साथ और भी लोग वापिस जाएंगे। अभी जो 42.5% से 45.5% में जो वृद्धि हुई है वर्कफोर्स में, वो आप देखेंगे कम से कम 10% और वृद्धि हो जाएगी। एंड दैट इज द मॉडल विच इंडिया नीड्स। इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं संबंध ठीक बनता है उसमें, या सोच में, मैं संबंध की मतलब सोच की बात कर रहा हूं। अगर उनकी सोच है कि आप गांव से निकालिए और आपकी सोच है नहीं हमें गांव को सुदृढ़ करना है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना है, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या क्या वो आपको डरने की क्या जरूरत है। हमारे देश के लिए जो चीज उपलब्ध है वो हमें रिफॉर्म्स चाहिए, और वो रिफॉर्म्स तब आएंगे जब हमारे इकोनॉमिस्ट हैं कुछ दिन तो गुजारे जाके गांव में। जी। कुछ दिन तो गुजारो गांव जाओ में, और प्रधानमंत्री की योजना भी तभी सफल होगी जब किसानों को सही उनका हक मिलेगा। लेकिन ये भी जो मैं जिस बात को आप मेरे ख्याल से आपने किनारे किया है वो भी सही है कि अब ये भी वक्त है कि किस जगह कहाँ क्या उत्पादित किया जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी भी कई होती है, इसका भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब अंतिम सवाल, ये जो प्याज के किसानों का जो गुस्सा है वो अंततः
आता तो उपभोक्ता पे ही है। जब वो फेंकेंगे, अगली बार से प्याज नहीं उगाएंगे तो फिर उसके दाम, अब किसी ज्यादा उगा ली तो फेंकना पड़ा, अगली बार नहीं उगाएंगे तो फिर दाम चढ़ जाएंगे बैठ करके। ये भी क्यों नहीं हो सका कि प्याज ज्यादा थी तो हम बाहरी देशों को मतलब एक्सपोर्ट करते, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, आपके जो दो सवाल हैं इस बार, लेकिन आपने जो पहले कहा कि मैंने दरकिनार किया जिस सवाल को, वो मैं दोबारा आता हूं उसके ऊपर कि वो रिलेटेड है इससे। आपने कहा कि देखिए, ये प्याज हो, टमाटर हो, आलू है, या हम अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं धनिया हो, भिंडी हो, बैंगन, ये सब किसान आज फेंक रहे हैं अपने अलग अलग इलाकों में, क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा है। और यही क्रॉप्स है जिसको हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। जब हम कहते हैं कि गेहूं और धान के चक्कर से निकलिए या सीरियल्स के चक्करों से निकलिए, तो हम कहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। यही तो डाइवर्सिफिकेशन की क्रॉप्स है जो किसान जाएगा। उसी में अगर इतना क्राइसिस है कि आप देख रहे हैं कि उनको सड़कों पर फेंकना पड़ता है, तो बताइए मुझे वो डाइवर्सिफिकेशन जिसकी हम बात करते हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए, उसका क्या मतलब हुआ जब तक कि उसको एक इकोनॉमिक प्राइस नहीं मिलेगा। तो बहुत क्लियर है कि हमें ये मालूम ही नहीं है शायद कि हमें डाइवर्सिफाई कहाँ करना है, क्योंकि हम शायद वेट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमें बताएगा कि यहाँ पर आप डाइवर्सिफाई करिए, तब ये इकोनॉमिस्ट हमारे देश के बताएंगे कि आप वहां पर डाइवर्सिफाई करिए। सॉरी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुख होता है कि आज जो किसान भुगत रहा है, इट इज लिटरली ब्लड बाथ ऑन दी फार्म। ये ब्लड बाथ है, ये नहीं कि स्टॉक मार्केट गिरती है तो कहा जाता है कि ब्लड बाथ है। असली ब्लड बाथ ये है जब किसानों का लाइवलीहुड, आप देखिए इतनी मशक्कत करता है किसान, इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, उसके बावजूद जब 3 महीने 4 महीने की फसल को वो हार्वेस्ट करके रिकॉर्ड पैदावार भी करता है, और जब वो मार्केट में लेके आता है तो प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। हम कभी उसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसके लाइवलीहुड पे कितना बड़ा धक्का लगता होगा? कभी चर्चा ही नहीं होती इसकी। कभी हमारे देश में आपने कोई सर्वे देखा, कोई मॉनिटरिंग कमेटी देखी जो कहे कि साहब आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम पर जब हम देख रहे हैं इतना भयंकर संकट किसान फेस कर रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए? नहीं। अब तो मॉनिटरिंग कमेटी बैठी हुई है कि साहब टेम्परेचर और इन्फ्लेशन को देखने के लिए। क्यों नहीं हम किसानों की जो दुर्दशा है उसको भी, उसके लिए भी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करें? इट शोज योर बायसनेस वेरी क्लियर कि बायस हम कहां पर हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इतना बड़ा सेक्टर है उसको क्रॉपिंग पैटर्न को बदलना है, उसके और भी उसमें अब तो क्लाइमेट चेंज के होते हुए हमें बहुत से स्टेप्स लेने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब तक किसान को एक अश्योर्ड और गारंटेड इनकम नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि जितना भी हम प्रयास 75 साल में किया है, जितना अब भी हम करने जा रहे हैं, वो ठीक रास्ते पे। एमएसपी मिलना क्यों जरूरी है? मेरा ये मानना है सर कि अब देखिए, ये आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, इसको भी एमएसपी के दायरे में हम क्यों नहीं ला सकते? ये हमें लाने की जरूरत है। और जब हम इसको लेके आएंगे, अगर किसान को, अगर प्याज का जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 रुपए उसकी बनती है, अगर उसको 15 रुपए मिल जाता है, तो क्या इसमें क्या गलती है किसी की? जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर देखिए 30 रुपए तो आज भी पे कर रहा है। अगर किसान को 15 रुपए मिलते हैं तब भी अगर 30 रुपए पे करता है, तो तब तो किसान, कंज्यूमर को भी समझ आता है कि मेरा 50% जो है वो किसान को जा रहा है। अब देखिए ना, 1 2 3 4 रुपए में हम किसान से प्याज खरीद रहे हैं, और यहाँ आके 25 से लेकर 30 रुपए के बीच में हम बेचते हैं बड़े बड़े शहरों में लाके। तो इसका मतलब साफ है कि जो मिडिल मैन है, इट इज गोइंग फॉर ए किल। ये लिटरली इट इज ए किल। और उस किल को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। हम कहते हैं कि साहब बड़ा कॉर्पोरेट है, कई लोग ये भी मानते हैं कि साहब ये जो रिफॉर्म्स से शायद इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाते। मेरा ये मानना है कि दुनिया में रिफॉर्म्स ने, मार्केट रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर में कहीं भी किसानों का भला नहीं किया है, ना ही किसी फसल पे किया है। तो लोगों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आने की जरूरत है। करने की जरूरत जो है कि हम एमएसपी को अनिवार्य कर दें कि इसके नीचे देश में कोई नहीं खरीदेगा, चाहे कोई आड़तिया हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकार हो, कोई नहीं खरीदेगा इसके नीचे। आप देखेंगे जिस दिन हम ये कर देंगे, आप देखेंगे कि किसान के हाथ में जब एडिशनल मनी आएगी, तो देश में एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इमीडिएटली वो डबल डिजिट में जाएगी। कारण साफ है सर, साफ है, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि 7वां वेतन आयोग जब आया था तो इट एक्टेड एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, ये हमारे एक्सपर्ट्स कहते थे। वो 7वां वेतन आयोग जो था वो 4 या 5% पॉपुलेशन के लिए आया था। आप देखिए जिस दिन तकरीबन 50% पॉपुलेशन को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, तो वो इट विल नॉट बी ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, इट विल बी ए रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। ये हमें समझना है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इकोनॉमिक्स 101 में ये लिखा नहीं हुआ, तो हमारे इकोनॉमिस्ट ये समझ ही नहीं पाते।
और मैं इसलिए रिपीट करता हूं इस बात को क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट भी बाहर जाए, अपनी टेक्स्ट बुक्स के बाहर निकलें और देखें, लुकिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक टू सी हमारी कंट्री के लिए क्या एक रियल रिफॉर्म या देसी रिफॉर्म जो हमें लेके आना चाहिए, जिससे सबका साथ सबका विकास हो, आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े और जैसा कि आपने कहा हर सेक्टर में, हर सेक्शन में एक खुशहाली का वातावरण हो। क्यों नहीं हम कर सकते? व्हाई डू वी हैव टू लुक अप कि सिर्फ एम्प्लॉइज की तनख्वाह के लिए हम 5 साल के बाद एक इनकम कमीशन का गठन करेंगे, लेकिन किसानों को हम मजबूर करें कि हर 5 साल के बाद वो सड़कों पर लॉन्ग मार्च करें। जी, निश्चित रूप से सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं, सबका भला होना चाहिए। और जैसा कि सबका साथ सबका विकास में है, किसानों का कम से कम ज्यादा भला होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पीड़ित वो कौम पूरी की पूरी वर्ग रहा है। इसलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसी ने हमको आज किसी एक अच्छी स्थिति लाने में बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी आपका, जो नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला और इतनी ज्ञानपूर्ण बात की। और उम्मीद है कि व्यवस्थाएं, सरकारें इस पर ध्यान देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।